अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम हैं टर्की के शहर इस्तांबुल में, एक बहुत ही खूबसूरत शहर इस्तांबुल। और आज यहाँ पर हम पाकिस्तानियों से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो अपनी जिंदगी इस्तांबुल में गुजार रहे हैं। और टूरिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है इस्तांबुल में, पाकिस्तानी जो है यहाँ पे बेनतहा आ रहे हैं, तो वो लोग जो टूरिज्म के लिए यहाँ पर आ रहे हैं वो यहाँ क्या कुछ कर रहे हैं। और उसके साथ साथ बहुत अहम सवाल ये कि पाकिस्तान के हवाले से इनके क्या ख्यालात हैं, क्या सोच है। और पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ जो पाकिस्तानी रहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान के हवाले से बड़ा डायलॉग करते हैं, यहाँ बहुत डिबेट होती है, तो वो क्या एडवाइस देना चाहेंगे गवर्नमेंट को खास तौर पे, और पाकिस्तान में जो हालात है उन पर इनकी क्या राय, ये भी आज हम जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त शान आगा साहब मौजूद हैं और इस्तांबुल में डिफरेंट बिजनेस करते हैं। आप ये बताएं कि पाकिस्तानी जो है वो यहाँ पे कितने सक्सेसफुल हैं? पहले तो ये है कि पाकिस्तानी यहाँ पे इतने थे नहीं इनिशियली। तो मैंने 2004 में यहाँ बिजनेस शुरू किया, उस वक्त से लेके 2014-15 तक तो गिने चुने पाकिस्तानी थे, लिटरली 100-200 पाकिस्तानी थे। उसके बाद 2011-12 में एक्चुअली स्टूडेंट्स आना शुरू हुए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें से वापस नहीं गए, रह गए। तो सम ऑफ देम आर वेरी सक्सेसफुल, कुछ को कामयाबी मिली, कुछ को नहीं मिली। लैंग्वेज बैरियर है, मेरे ख्याल से जिन लोगों ने लैंग्वेज बैरियर को सरपास किया है दे हैव बीन सक्सेसफुल। एंड उसके बाद आप पिछले 2-3 साल में जब से रेसिडेंस और सिटीजनशिप वगैरह खुली है तो बहुत पाकिस्तानी आने शुरू हो गए। ठीक है, अभी हम जब तुर्की की बात करते हैं तो पाकिस्तान में तुर्की का जिक्र आता है तो फौरन अर्तुगरुल जो है ज़हन में आ जाता है कि अर्तुगरुल जो है वो जनाब ड्रामा लोगों ने बड़ा देखा है, अब उस्मान को लोग देख रहे हैं। तो लेकिन जब लोग यहाँ आते हैं तो तुर्की बहुत डिफरेंट है, वो कुछ नहीं है कि जो अर्तुगरुल में नजर आता है, जो उस्मान में नजर आता है। इसका जो है ना क्रेडिट, पाकिस्तान में टर्किश ड्रामे पॉपुलर करने का क्रेडिट मैं एक्चुअली दूंगा अश्के मेमनू को। अच्छा। पहला ड्रामा था अश्के मेमनू जो पाकिस्तान में एयर हुआ, बहुत पॉपुलर था। उसमें बहलूल का कैरेक्टर था और बीरन साथ का कैरेक्टर था, उसके कैरेक्टर का नाम ठीक है, लेकिन अभी तो ये मशहूर हुए। तो मैं इसी का जवाब दे रहा हूँ। तो एक्चुअल जो टर्की रिफ्लेक्ट करता है, जो मॉडर्न टर्की है, वो आप अश्के मेमनू देखेंगे या दूसरे जो ड्रामे आए वो रिफ्लेक्ट करता है एक्चुअल टर्की। एर्तुगरुल वाला टर्की तो भाई 200-400 साल 500 साल हो गए, वो टर्की तो खत्म हुए कब से अरसा हो गया। नया टर्की जो है वो बाकी ड्रामे देखे उसमें नजर आता है। टूरिज्म पे बताएं कि आजकल बहुत लोग टूरिज्म पे टर्की आ रहे हैं और इस्तांबुल घूम रहे हैं, अंतालिया जा रहे हैं, कप्पाडोकिया जा रहे हैं, कोनिया जा रहे हैं, बुर्सा जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। टर्की में बड़ी खूबसूरत जगह है, बजाते खुद मैं घूमने फिरने का शौकीन रहूं। ठीक है। मैं कुछ 50 ऐसे शहर होंगे टर्की के, 50+ होंगे जिसमें मैं ओवरनाइट रहा हूँ, और अभी भी बहुत सारे जिसमें मुझे रहना बाकी है। तो टर्की बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत वर्सेटाइल है, माउंटेन्स है, लेक्स है, समंदर है, बीचेस है, हिस्टोरिकल है। लेकिन मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी वजह टूरिज्म की, इतना ये हमेशा से चीजें थी, लेकिन टूरिज्म इतना बूस्ट क्यों हो गया, इसकी 2-3 वजह है। आई थिंक जो नंबर 1 वजह है वो ये है कि टर्की सस्ता हो गया है। तो चाहे आप टूरिज्म ले लें, चाहे हमारा फिल्म का एक बिजनेस है, हम फिल्में भी बनाते हैं, चाहे प्रॉपर्टी का हमारा बिजनेस है, हर चीज में टर्की सस्ता हो गया है। सो जो लोग पहले थाईलैंड जाते थे सस्ते उसमें, अब वो टर्की आते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप पाकिस्तान भी जाते होंगे तो क्या डिफरेंस आप देखते हैं टर्की में और पाकिस्तान में? वैसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस है, लेकिन टॉप क्या डिफरेंस है? देखिए, मैं 1992 से टर्की आ रहा हूँ और मैं अर्ली 2000 से यहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ, रह रहा हूँ। तो टर्की जो सबसे बड़ा जो फर्क है ना वो ये है कि फर्क वाइड हो गया है। 90s में हम में और इतने इकोनॉमिकली, इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, इन टर्म्स ऑफ होटल्स, इन टर्म्स ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं था। एज पीपल हम काफी करीब थे इनसे, तो हम डिटोरिएट करते चले गए ओवर द इयर्स बिकॉज ऑफ मास करप्शन, बिकॉज ऑफ थिंग्स डिटोरिएटिंग, रास्ते खराब होते चले गए, ट्रैम थी वो खत्म हो गई और टर्की इंप्रूव करता चला गया। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहाँ कैसी है? मतलब सिक्योरिटी जो इश्यूज हैं, क्योंकि टूरिस्ट इतनी बड़ी तादाद में आ रहा है, तो लोग सेफ है यहाँ पे आते हुए? एक्सट्रीमली सेफ। आई थिंक इस्तांबुल जो है यूरोप के जितने बड़े शहर हैं
उन सब शहरों में आई थिंक वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज, बिकॉज यहाँ की जो पुलिस है, लोकल पुलिस, वो बहुत स्ट्रांग है, नेटवर्क बहुत अच्छा है, तो देयर आर नो स्ट्रीट क्राइम। ये नहीं आप सुनेंगे गाड़ी तोड़ के सामान ले गए, छीना छानी हो गई, जैसे पेरिस में होती है, एम्स्टर्डम में होती है, मिलान में होती है, जितने बड़े शहर, बार्सिलोना, मैड्रिड, सब में होती है, बड़े शहरों में ही होता है। अभी थोड़ा सा बिकॉज इन्फ्लक्स सीरियंस का काफी सारा आ गया है, आई डोंट वांट टू साउंड रेसिस्ट, बट बेचारे बहुत बुरे हालात में आए यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत हुआ है, बट जनरली स्पीकिंग यहाँ की जो पुलिस है बहुत स्ट्रांग है, इस वजह से स्ट्रीट क्राइम बहुत लो है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो बैठे हुए अब यहाँ से पाकिस्तान को देख रहे हैं और पाकिस्तान के चैनल जब देखते होंगे तो उसमें जो इश्यूज आते हैं ज्यादातर महंगाई का है, डॉलर रेट्स का है, पेट्रोल जो महंगा हो रहा है, या जो और डिफरेंट इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से वो अक्सर सोचते होंगे यार पाकिस्तान के हालात कब ठीक होंगे, या क्या सोच रहे हैं इस गवर्नमेंट के बारे में? देखिए, पहले तो ये है कि मुहब्बे वतन पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर जाके इसलिए होता है क्योंकि पहली बार आपसे कोई पूछता है यार आप कहाँ से हो। पाकिस्तान में आपसे कोई नहीं पूछता कि आप कहाँ पाकिस्तानी हो, हम सब पाकिस्तानी हो, तो वो एहसास आपको सिर्फ बाहर जाके होता है क्योंकि वो आपकी पहचान बन जाता है। हमारी पहचान यहाँ पे या कहीं बाहर जाते हैं, यूरोप, अमेरिका, कहीं भी चले जाए, तो हमारी पहचान जो है वो हमारे मुल्क से है। बिल्कुल ठीक। तो हमें इतने बार एहसास होता है बाहर रह के कि अब आप बताएं, अब आप फरमाएं कि क्या सोच रहे हैं आप तो पाकिस्तान के बारे में, यहाँ पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं? देखें, पाकिस्तानी यहाँ पे ओवरसीज खास तौर पे या सोचते ये है कि इतने सालों से मुल्क, अभी हमने बात की, मुल्क डिटोरिएट हो गया है, तो 20 साल 25 साल से वो सेम हुक्मरान है जो आए गए, तो लोगों ने अपनी उम्मीदें बांधी हुई थी कि यार कोई नया चेहरा है, कोई ऐसा चेहरा है जिसकी पिछला कोई करप्शन ना हो, पिछले कोई हिस्ट्री ना हो, क्योंकि एक तो चीज ट्राइड एंड टेस्टेड है ना, कितनी बार सेम चीज ट्राई करके हम फेल होंगे। ठीक है, जो लोग आना चाहते हैं, तुर्की में सेटल होना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो चाह रहे हैं कि यहाँ की नेशनलिटी भी दे, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? यार आप दूसरे मुल्क में आते ना, अपनी इज्जत रख ले बस। हमने बहुत मुश्किल से इज्जत बनाई है पाकिस्तानियों की, और पाकिस्तानियों की बहुत इज्जत है। टर्की में पाकिस्तान को लोग बहुत प्यार करते हैं, एक ही मुल्क है, मैं बहुत दुनिया ट्रैवल करता हूँ, एक ही मुल्क है जहाँ बोलो कि आप पाकिस्तानी हो तो आपको यूं करके मिलते हैं, चारदिश कहते हैं आप हमारे भाई हो। तो प्लीज जो लोग टर्की आ रहे हैं उनसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप ये देखें, ये मुल्क आपसे प्यार करता है और इसको बरकरार रखें। नाज़रीन, हमारे साथ नज़ील ख्वाजा साहब मौजूद हैं जो कि इस्तांबुल में एक शेफ हैं एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में। नज़ील ख्वाजा साहब तुर्किश फूड पाकिस्तानी बहुत पसंद करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तुर्किश फूड हमने खाया और यहाँ जो खाया उसमें ज़रा डिफरेंस है। बिल्कुल, लेकिन बहुत मज़ेदार फूड है और बड़ा इजी है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा ये भी देखना होता है कि हलाल फूड है या नहीं है। यहाँ सब हर जगह हलाल फूड मिलता है और बहुत टेस्टी है। आपको खुद यहाँ का फूड बनाने में, और उससे पहले आपने मलेशिया में, यूएई में, पाकिस्तान में काम किया है, तो क्या डिफरेंस महसूस हो रहा है? देखिए, इंग्रेडिएंट्स वारी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड टेस्ट वारी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अब यहाँ के जो फूड है एज कम्पेयर अगर यूएई भी लें तो बहुत मिलते जुलते हैं, क्योंकि ये बहुत हेल्दी फूड है। दे यूज ओलिव ऑयल, ये ओलिव ऑयल का बहुत यूज करते हैं और लेस स्पाइसी, दे जस्ट गो फॉर द सॉल्ट एंड पेपर, दैट्स इट। और हेल्दी फूड्स है एज कम्पेयर अगर पाकिस्तान में इसकी मकबूलियत 1-1.5 साल हुआ है, कुछ मकबूलियत हो रही है। इससे पहले नहीं था, लोगों का रुझान नहीं था, लोग यहाँ पे आए, उन्होंने खाया, ट्राई किया, लेकिन उन्होंने वो टेस्ट दिया जो पाकिस्तान में चलता है। अब यहाँ पे लोग आते हैं, उनको इस टेस्ट को समझने के लिए 2-4-6 महीने लगते हैं, बट इट इज वेरी हेल्दी फूड। अब मैंने यहाँ के कावे भी जो चाय होते हैं वो मैंने यहाँ से बाहर भी पिए, लेकिन जो मैंने यहाँ का टेस्ट पिया दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो फूड के लिहाज से आई थिंक तुर्किश फूड इज वन ऑफ माई फेवरेट फूड। अच्छा, मीठा का मुझे बताइए, अब यहाँ जो स्वीट डिश है वो बहुत ज्यादा खाई जाती है, मिठाइयों की लातादाद दुकानें हैं, तो लेकिन लोग फिर भी फैटी नहीं है, ये क्या वजह है? बेसिकली ये कावा बहुत पीते हैं। ये लोग दिन में, मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 20 से 25 तुर्किश चाय जो है जिनको कावा बोलते हैं ये पी जाते हैं, तो वो डाइजेस्ट कर देता है इनका। और इनका मीठे की जितनी वैरायटी मैंने तुर्किश मीठे की देखी है, मैंने दुनिया में इतने मीठे की वैरायटी नहीं देखी। बकलावा, कुनाफा और पता नहीं क्या क्या, लेकिन और एक्स्ट्रा स्वीट होते हैं। मैंने मतलब जो हम स्वीट खाते हैं ना पाकिस्तान में, वो थोड़ा लेस स्वीट होते हैं, ये एक एक्स्ट्रा स्वीट। लेकिन ये ज्यादा मीठे नहीं होते। अगर आप देखें कुनाफा आप खाएं तो बहुत एक्स्ट्रा अच्छा स्वीट है। ठीक है। तो और
इतनी ज्यादा स्वीट्स की शॉप, उसमें इतना रश, वो टूरिस्ट ले रहे हैं या लोकल भी लेते हैं? नहीं, लोकल भी लेते हैं। बेसिकली इनके जो स्वीट्स हैं वो है तो तुर्किश ही, लेकिन अब क्या है कि वो यूरोप साइड पे भी काफी मकबूल होने शुरू। मैं पिछले कोई तकरीबन 10-15 दिन से यहाँ पर हूँ, तो पाकिस्तान में जो मेरे दोस्त हैं वो मुझसे ज्यादातर लोगों ने फरमाइश की कि भाई हमारे लिए मिठाई ले आना टर्की की, हमें बड़ी पसंद है। और मुख्तलिफ ब्रांड है यहाँ पे, उनके नाम भी लोग बता रहे होते हैं, यार यहाँ से लाओ, जो लोग आ चुके हैं यहाँ पे। तो बहुत जबरदस्त फूड है। हेल्दी लाइफ के वाले से हमने देखा कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, स्टेडियम्स जो है वो फुल हैं और डिफरेंट गेम्स यहाँ पर होते हैं। इवन मैंने तो अंतालिया में या मुख्तलिफ शहरों में साइकिलिंग पे, जॉगिंग पे बड़ी तादाद में लोगों को देखा। फिर उसके अलावा हमने यहाँ पे जो ट्रैक्स हैं जो देखे कि उसमें साइकिलिंग का अलग ट्रैक है, जॉगिंग का अलग ट्रैक है, पैदल चलने वालों का अलग ट्रैक है। हम तो कराची में देखते हैं कि फुटपाथों पे कब्जा है लोगों का, मतलब वहीं पे रेस्टोरेंट बना हुआ है, वहीं पे इंक्रोचमेंट हुई हुई है, तो पैदल चलने की तो जगह ही नहीं होती लोगों की। अच्छा, आबादी भी एक मैटर करती है। इस्तांबुल की जो आबादी है तकरीबन वो 1.5 करोड़ से जायद है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इतना गुंजान आबाद लगता नहीं है, इतना गुंजान आबाद शहर होगा। उसके अलावा जो हेल्दी लाइफ के वाले से लोग पैदल भी बहुत चलते हैं, क्योंकि अब बड़े शहरों के अंदर अब जो है वो लोकल ट्रेन का सिस्टम है, लोग ट्रेन तक जाते हैं, स्टेशन तक पैदल पहुंचते हैं, फिर ट्रेन के अंदर भी खड़े रहते हैं। तो शायद ये जो स्मार्ट लोग हैं इसकी वजह ये भी है कि इनका पैदल चल, हम बेनवाब है बिल्कुल। हम तो अपनी गाड़ी, अपनी इवन बाइक जो है वो बिल्कुल दरवाजे के सामने लगाना चाहते हैं जिस दफ्तर में जाते हैं, तो हम तो 2 कदम भी पैदल नहीं चलना चाहते। और कराची में तो 2 कदम आप पैदल चले तो मोबाइल भी छिन जाता है, तो ये भी वजह है। तो लेकिन यहाँ पे बहुत लोग पैदल चलते हैं। बेसिकली इनकी रीजन ये है, यहाँ पे थोड़ी सी गुर्बत भी है। इधर हर जिस तरह आप यूएई में चले जाएं तो वहाँ पे जो शेख लोग हैं वो दे आर वेरी रिच, ठीक है। तो यहाँ के जो लोग हैं थोड़ी गुर्बत है यहाँ पे, तो कोई साइकिल नहीं खरीद सकता, कोई गाड़ी नहीं खरीद सकता, तो वो फिर वो पैदल वॉक करते हैं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस्तांबुल बहुत बड़ा है। जो यहाँ पे आ रहे हैं लोग टर्की में, वो यूएई समझ के या यूरोप, थाईलैंड समझ के या मलेशिया समझ के मत आइएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना है तो आपको 55-56 स्टेशन चेंज करने, वो तब भी जाके इस्तांबुल खत्म नहीं होता, इतना बड़ा। अच्छा, फूड जो है, अगर हम मेन कोर्स की बात करें, जो वो महंगा है या नॉर्मल रेट्स हैं यहाँ पे खाने के? जो तुर्किश फूड है इट्स वेरी चीप, ठीक है, इट्स वेरी चीप, बट एज कम्पेयर पाकिस्तानी फूड इज एक्सपेंसिव है। नाज़रीन, हमारे साथ खिजर हयात साहब मौजूद हैं और आप इस्तांबुल में रहते हैं। खिजर, आप का ताल्लुक जो है वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट और यहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री है उससे है। तो यहाँ के ड्रामे जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि उसने हॉलीवुड को, लॉलीवुड को, बॉलीवुड को सबको पीछे छोड़ दिया है। वजह क्या है? टर्की एक जो किसी को पता नहीं है कि सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर है कंटेंट का यूएस के बाद। इनके ड्रामे 70 कंट्रीज में जो है डब होके चलते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत हाई है। आप देखते होंगे ड्रामे जो है, हमारे ड्रामे वो एक घर में शूट हो जाते हैं। ऑब्वियसली कंटेंट अच्छा है, लेकिन इनका कंटेंट जो है ये रिलीजन के उस पे है, हिस्ट्री बेस्ड है। तो और पाकिस्तान में स्पेशली टर्किश कंटेंट से जो है प्यार जो है वो एक रिलीजन टर्की। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं कि आउटडोर भी शूट्स होती हैं, फिर लोग भी ज्यादा होते हैं, कॉस्ट्यूम्स भी होते हैं, तो कॉस्ट भी तो अप हो जाती है। हम जो इंडोर ड्रामे हमारे बनते हैं उनमें बहुत सी, अब तो सिर्फ 4-5 एक्टर्स पर ही पूरा ड्रामे बन जाते हैं पाकिस्तान में तो, लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी ह्यूज कास्ट के साथ और इतनी प्रोडक्शन वैल्यू के साथ, तो जब आपका साइज बड़ा होता है तो फिर वो रेवेन्यू भी बड़ा आता है। डेफिनेटली जो पाकिस्तान में पूरे ड्रामे की कॉस्ट होती है, मोस्ट प्रोबब्ली इनके एक एपिसोड की उससे ज्यादा कॉस्ट होती है। इनका पाकिस्तान में जो कैमरे यूज होते हैं ड्रामे के लिए वो HD क्वालिटी होते हैं। इधर जो है एलेक्सा मिनी वगैरह पे जो है 2 मल्टीपल शूट्स होती हैं। सो प्रोडक्शन क्वालिटी इन्होंने जो है सीखा, जैसा हम सीखते हैं टर्की से पाकिस्तान में, टर्की सीखता है यूरोप से, तो वो उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी ऑटोमेटिक ऊपर हो जाती है। प्लस जो इनकी इंडस्ट्री है बहुत एडवांस है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन क्वालिटी हाई,
इक्विपमेंट क्वालिटी इज हाई, टैलेंट पूल इज तो हाई। पाकिस्तान में जो लोग इस फिल्म मेकिंग की तरफ हैं या जो इस मीडिया साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, तो उनका कोई फ्यूचर है यहाँ पे? वो कुछ कर सकते हैं यहाँ पे आकर? देखिए, यहाँ पे सबसे जो एक बड़ा बैरियर आता है वो लैंग्वेज बैरियर है। लैंग्वेज अगर आपको इनकी नहीं आती तो इट्स वेरी डिफिकल्ट यहाँ पे जो है करना। पाकिस्तान का कंटेंट अब ऊपर आना शुरू हुआ है। लेकिन ये यूरोपियन मैं देखता हूँ यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, अमेरिकन काम कर रहे होते हैं, तो वो गोरे फिर किस तरह के काम करते हैं यहाँ पे? लेकिन वो इतनी जो इनकी मेजर प्रोडक्शन है वो फॉरेन प्रोडक्शन पे जिंदा नहीं है। ये अपनी लोकल प्रोडक्शन ही इनकी इतनी हाई है, उसके वजह से जो है ये चल रहे हैं। तो लोकल प्रोडक्शन पूरी लोकल लैंग्वेज में होती है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान से जो है मैं खुद जो है यहाँ पे आया हूँ और प्रीडोमिनेटली हम पाकिस्तान का ही काम कर रहे होते हैं। जो पाकिस्तान की फिल्में बन रही हैं, टीवी एड्स, रफली साल के 50 के करीब पाकिस्तानी टीवी कमर्शियल जो हैं वो यहाँ पे बनते हैं। एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से, अर्निंग के लिहाज से आपको टर्की कैसा लगता है? ऑफ कोर्स यहाँ पे आप जो है अर्न कर रहे होते हैं, अगर पाकिस्तान भेज रहे हैं तो पूरे ग्लोबली वो है कि आप छोटा मोटा भी काम करते हैं लेकिन फॉरेन करेंसी में कर रहे हैं। तो वो जब पाकिस्तान जाता है तो रुपये में जब कन्वर्ट होता है तो वो एक बड़ा चंक होता है इसके लिए। तो अपॉर्चुनिटीज यहाँ हैं, बट देन अगेन इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है जितनी आपको यूरोप में, यूएस, यूके में मिल जाती है, बिकॉज वहाँ लैंग्वेज बैरियर नहीं है। हम बचपन से ABCD पहली चीज सीखते हैं। यहाँ पे जब आप आते हैं तो वो ABCD आ बा का हो जाता है एकदम से। तो नाज़रीन, हमारे साथ मोहम्मद फहद खान साहब मौजूद हैं। ये भी इस्तांबुल में तवील अरसे से रह रहे हैं। यहाँ के बड़े इश्यूज जो उनको देखते हैं। यहाँ पर सोशल वर्कर भी हैं। फहद, मुझे बताएं कि आप क्या समझते हैं कि ये जो इलीगल पाकिस्तानियों का एक इशू है, क्योंकि हमने देखा और मैं कल मेरी कौंसल जनरल से भी यहाँ पे मुलाकात हुई तो उनसे भी हमने सवाल किया कि बड़ी तादाद में जो है वो इलीगल पाकिस्तानी यहाँ मौजूद है, ये यूरोप जाना चाहते थे या किसी एजेंट ने उनके साथ धोखा किया, वो यहाँ रह रहे हैं। तो उस लिहाज से क्या सूरत हाल है यहाँ पे? रिजवान भाई, मैं तो आपको इसके लिए सिर्फ एक मशवरा ये दूंगा, क्योंकि हम यहाँ पे एज अ सोशल वर्कर काम भी कर रहे हैं, कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं। हमारे पास हर उस किस्म का बंदा आता है जिसने लीगल काम भी करना है, इलीगल काम भी करना है। तो वो हजरात, वो भाई मेरे जो यहाँ पर ये सोच के आ रहे हैं कि मैं डंकी लगा कर आ जाऊँ या मैं भाग कर आ जाऊँ या मैं बॉर्डर क्रॉस करके आ जाऊँ, तो उनके लिए सिर्फ मेरा एक ये मशवरा है कि बेहतर है कि आप अपने मुल्क में रहें, क्योंकि यहाँ पर एक तो जो वेजेस हैं, सैलरीज है, वो एज कंपेयर हमारे मुल्क बहुत कम है। ठीक है, अगर वो आपको मिलता भी है तो आपका यहाँ गुजारा नहीं हो सकता। आप करेंसी डिफरेंस देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आने के बाद अगर उनको नौकरियां नहीं मिलती, वो लाखों रुपए एजेंट को देके यहाँ तक अपनी जान पे खेल के पहुंचते हैं। फिर नौकरियां नहीं मिलने का मतलब होता है वो 2-2, 4-4 महीने बाद हमारे पास आते हैं, बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, हमें कॉन्सुलेट जाना है, हमें अपने मुल्क वापस जाना है, रो रहे होते हैं, परेशान। इस सिलसिले में कॉन्सुलेट उनकी मदद करता है? सर, कॉन्सुलेट भरपूर मदद कर रहा है, यानी कोई पैसे उनसे चार्ज नहीं किए जाते, उनकी डॉक्यूमेंटेशन फ्री में की जाती है, उनको प्रॉपर एक ट्रैवल पास के नाम से डॉक्यूमेंट होता है, वो तैयार करके दिया जाता है, जिसपे उनका पासपोर्ट नंबर जनरेट होता है, CNAC नंबर जनरेट होता है आफ्टर वेरिफिकेशन के ये हमारा शहरी है, मुल्क से नहीं रहने वाला है या नहीं। तो अब होता इस तरीके से है कि जब इनके पास ये डॉक्यूमेंट आ जाता है तो यहाँ से टिकट फिर इनके पास लेने के पैसे नहीं, तो उसपे भी हमारी कॉन्सुलेट इनकी हेल्प है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप अपना मुल्क छोड़ के यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी जान पे खेल के, अपने बहन भाइयों, माँ बाप को छोड़ के, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल रहा। लाखों रुपए आपने लगा दिया, आप 2-4 महीने के बाद वापस जा रहे हो। जी, और कौंसल जनरल से जब हम बात कर रहे थे उन्होंने बताया कि बड़ी तादाद में जो यहाँ पे कैंप्स हैं उनमें पाकिस्तानी मौजूद हैं, और एक उन्होंने फिगर भी दिया कि कितने हजार यहाँ पर मौजूद हैं, तकरीबन 3000 से ज्यादा उन्होंने कहा। और उसके अलावा बहुत से ऐसे जो कैंप्स में नहीं पहुंच सकते लेकिन वो भी यहाँ पे इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, उनके पास जाने के असबाब नहीं होते। रिजवान भाई देखें, इसको तो हमने सबसे पहले अपने बॉर्डर से, अपनी कंट्री से रोकना है, क्योंकि हमारी कॉन्सुलेट के पास इतना स्पेस नहीं है कि वो लीगल लोगों को डील करे या इलीगल को डील करे, जिसकी वजह से अब यहाँ पर जो लीगल लोग पाकिस्तानी आ रहे हैं उनके लिए परेशानियों का सामना है। अब जो स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं वो फिर लैंग्वेज सीखना पड़ती है पहले। सर देखें, सबसे बड़ा जो बैरियर है वो लैंग्वेज बैरियर है। इससे पहले भी शायद आप बात कर रहे थे इस हवाले से। तो लैंग्वेज बैरियर में ये है कि आप यहाँ पर अभी रह रहे हैं 1 हफ्ते से, आपने खुद देखा है कि आपने अगर किसी दुकान पे छोटी सी भी चीज लेने जानी है तो आपको लैंग्वेज का बैरियर का सामना है। दूसरा, कोई भी इनकी प्रोडक्ट के ऊपर आप इंग्लिश नहीं लिखी हुई देखेंगे, वो टर्किश में ही लिखा होता है। तो अपनी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। अगर आप बीइंग स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं तो सबसे पहले आपने यहाँ पर एक लैंग्वेज डिप्लोमा करना है।
उसके बाद आप इनकी यूनिवर्सिटीज के अंदर अपेयर्ड हो सकते हैं, ग्रेजुएशन, मास्टर्स डिग्री जो आप करना। लेकिन उसके बावजूद मैं देख रहा हूँ और बहुत सी फैमिलीज को मैं जानता हूँ कि जो टर्की में नेशनलिटी ले रहे हैं, जो कि यहाँ पे जो रेजिडेंट इनका होता है वो ले रहे हैं, तो फिर वो क्या अट्रैक्शन है कि बहुत सारी फैमिलीज यहाँ पर आ रही हैं? सर देखें, सबसे जो खूबसूरत चीज है इस कंट्री की, स्पेशली इस्तांबुल की, इस शहर की, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइफ स्टाइल है, सड़कें हैं, एक खुशगवार जिंदगी है, मौसम है, ये सारी चीजें काउंट होती हैं सर। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फहद। आप वहाँ जो पाकिस्तानी बैठे उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? मेरा तो आप सबको एक मैसेज यही है कि जो यहाँ पर आना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो लीगल तरीके से आए। लीगल लोगों की बहुत ज्यादा कदर है। हम मुसलमान हैं, ये लोग मुसलमान हैं, पाकिस्तानियों को पसंद करते हैं, और एक खूबसूरत मुल्क, खूबसूरत शहर है यहाँ पर, और हम अपने मुल्क को भी बिल्कुल इस तरह बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम सबको एक होना होगा और इस नेशन की तरह एक होके उसकी कदर करनी है अपने मुल्क की। हमारे पास हर वो चीज मौजूद है जो इनके पास है, लेकिन सिर्फ हमने उसकी कदर करनी है। नाज़रीन, हमारे साथ मोहम्मद सीरत मौजूद हैं कि जो कि दुनिया भर में बड़ा टूरिज्म करते हैं और अक्सर टर्की आते हैं यहाँ पर। तो आप जब टर्की आते हैं और यूरोप जाते हैं या और डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं, तो क्या एक बड़ा डिफरेंस आपको टर्की में महसूस होता है? सर पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। सर बेसिकली टर्की इट्स जस्ट लाइक सेकंड होम। यहाँ पाकिस्तानियों की माशाल्लाह काफ़ी इज्जत है, और अब क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे पाकिस्तानी आ भी रहे हैं, टूरिज्म बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है, तो फ़र्क इस तरह से है कि ये हमसे काफ़ी आगे हैं और टूरिज्म इनका जैसे कि प्रमोट हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि हम अपना कंट्रीब्यूशन करें एज ए टूरिज्म ऑपरेटर इन पाकिस्तान, कि हम यहाँ के लोगों को इन्वाइट करें अपने मुल्क, और इसी तरीके से दूसरे मुल्कों में जाके हम अपने मुल्क के लोगों को टूरिज्म के लिए इन्वाइट कर सकें। बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज में लोग बड़ी तादाद में इस साल गए, क्योंकि कोविड की वजह से क्वारंटाइन का भी मसला था यहाँ पे टर्की में, लेकिन अब वो हट गया है, तो तकरीबन हम देखते हैं कि कॉस्ट वही हो जाती है कि अगर आप टर्की आ रहे हैं या नॉर्दर्न एरियाज जा रहे हैं, तो अब बड़ी तादाद में लोग यहाँ प्रेफर कर रहे हैं यहाँ आने के लिए, जिनको वीजा मिल रहा है वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो क्या आपको मोस्ट अट्रैक्टिव चीज क्या लगती है टर्की की? क्या वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं? सर इसकी मेन वजह यह है कि अगर आपके पास यूएस, यूके या शेंजन वीजा है तो आप ऑनलाइन टर्की का वीजा ले सकते हैं। तो इस तरह ये है कि आप किसी भी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं तो आप थोड़े वक्त के लिए टर्की भी रुक सकते हैं। दूसरा ये है कि पाकिस्तान ने भी अपना जो है ऑनलाइन वीजा स्टार्ट कर दिया हुआ है, तो उसमें ये है कि हम दोनों तरफ काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ऑनलाइन वीजा आप पाकिस्तानी वेबसाइट से लें, और जैसे कि नॉर्दर्न एरिया का आपने जिक्र किया, तो ये 72,496 स्क्वायर मीटर एरिया है जिसमें गिलगित बल्तिस्तान भी आता है, जिसके हर 10 किलोमीटर में आपका लैंडस्केप चेंज हो रहा है। अगर आप कराची से नॉर्दर्न एरिया की तरफ आए तो ये हेवन ऑन अर्थ है, और ये ब्रिटिश बैकपैकर्स जो है इसने पाकिस्तान को बेस्ट डेस्टिनेशन कहा है, बट हमें अब इसको प्रमोट करना है। असल में यहाँ हर किस्म का टूरिज्म आ सकता है। अगर आप थोड़ा यूरोपियन माहौल पसंद करते हैं तो आप इस्तांबुल वाली साइड पे रहेंगे। अगर आपको रिलीजियस टूरिज्म है तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं। हिस्टोरिकल है, यहाँ पर आप 1 महीने का टूरिज्म भी कर सकते हैं और 1 हफ्ते का भी कर सकते हैं। इवन अगर आप ट्रांजिट कर रहे हैं 1 या 2 दिन का, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये फुल ऑफ फैसिलिटी है, और पाकिस्तान गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से टर्किश गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि वो ये चीजें ऑप्ट कर सकें। लार्जर स्केल पे ना करें, पर वो छोटी छोटी चीजें करें जिससे टूरिज्म जो है वो पाकिस्तान में प्रमोट हो सके। नाज़रीन, हमारे साथ एजाज नसीर मौजूद हैं कि जो यहाँ जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आना चाहते हैं टर्की में, उसको डील करते हैं। तो इस वक्त तक क्या सूरत हाल है, कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, और क्या पाकिस्तान से कुछ लोगों की ख्वाहिश है यहाँ पे आने की, पढ़ने के लिए यहाँ पर? जी बिल्कुल ऐसा ही है। बेसिकली अगर देखा जाए यहाँ पे अब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का रुझान बहुत ज़्यादा पहले की निस्बत बढ़ चुका है।
उसकी वजह यही है कि पहले तो वो ड्रामास की वजह से, दूसरा ये कि टूरिस्ट अट्रैक्शन की वजह से बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं, जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। उसके बाद होता है ये कि वापस आके वो अपने बच्चों को या अपने रिश्तेदारों को बताते हैं, और बहुत सारी वीडियोस भी अब चलने लग गई हैं। तो इसकी वजह से एज कम्पेयर टू अनदर कंट्रीज यहाँ की फीस भी कम है। अब अगर कोई यूनिवर्सिटीज ने फीस इतनी कम कर दी है कि अगर कोई मास्टर्स का स्टूडेंट आता है तो $3,000 to $4,000 में वो अपना पूरा 2 years का मास्टर यहाँ पे कंप्लीट कर लेता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन लैंग्वेज बैरियर है फिर वो क्योंकि यहाँ की लैंग्वेज के अंदर है, वो कैसे पढ़ेगा? नहीं, ऐसा बेसिकली जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं और कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी हैं उनमें इंग्लिश में होता है, और मेजोरिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इंग्लिश में, और जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं उसमें समझ लें 80% जो है वो टर्किश है। तो अगर तुम लोग जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आते हो तो वहाँ पे ये कि 30% इंग्लिश और 70% टर्किश है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इस्तांबुल में मेजॉरिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में लोग आते हैं, और स्टडी के लिए भी बहुत अच्छा है। नहीं, इनकी डिग्री जो है वो एक्सेप्टेबल है अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आके लोग पढ़े तो? जी, एक्सेप्टेबल है। कुछ यूनिवर्सिटीज का ऐसे जिसकी एक्सेप्टेबल नहीं है, वो उसमें मतलब हमारी पाकिस्तानी पोर्टल बनाया हुआ है, वहाँ आप उसमें मेंशन करेंगे तो वो बता देगा कि हाँ इस यूनिवर्सिटीज की एक्सेप्टेबल है या इसकी नहीं है। इसलिए यहाँ पे इस्तांबुल में आपको पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं, यूरोप से भी आते हैं और अमेरिका से भी आते हैं, कनाडा से भी आते हैं। वजह ये कि वो एक्सपेंसिव बहुत है। मैंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से भी स्टूडेंट्स को माइग्रेट होते हुए देखा। वजह क्या, वो वहाँ पे फीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे आके स्टडी कर लेते हैं। और उसके अलावा ये है कि एक्सपेंस इतने ज्यादा नहीं है, मतलब मंथली अगर आप कहीं भी जाते हैं पाकिस्तान में भी 20-25,000 तो एक्सपेंस एक बंदे का हो जाता है, तो यहाँ पे भी इतना 1000 लीरा में 2000। तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कि यहाँ पे आए, क्या पढ़ेंगे आके, और कौन सी ऐसा खास एरिया है, स्पेशलाइजेशन है यहाँ पे जो बेहतर होती है मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, IT में, या किस शोबे के अंदर? यहाँ पे बेसिकली मेडिकल में भी अच्छा है और बहुत अच्छा निज़ाम है, लेकिन मेडिकल थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। और सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, और ये टर्की की बेस्ट है। बाकायदा जापान में भी आपको इनके बहुत सारे इंजीनियर्स मिले। यानी सिविल इंजीनियरिंग जो है यहाँ पे बेहतर होती है। IT के शोबे में किस तरह की सूरत हाल है? IT की शोबे में सही है, मतलब ये करें पाकिस्तान भी अच्छा और टर्की भी अच्छा, दोनों को कंपेयर करें तो सेम ही। इसके अलावा जो उसके अकाउंटेंसी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, अकाउंटेंसी बेहतर है। MBA वगैरह अगर करना चाहे कोई? जी, MBA मेजोरिटी अभी MBA के लिए आ रहे हैं, जो मास्टर्स के लिए वो MBA के लिए, और BBA भी यहाँ पे काफी स्टूडेंट अब जो है वो कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आज हमने आपकी मुलाकात कराई इस्तांबुल में रहने वाले पाकिस्तानियों से कि उनके क्या ख्यालात, जज्बात हैं पाकिस्तान के हवाले से, फिर टर्की में किस तरह के हालात हैं, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पे पाकिस्तानियों को आना चाहिए या नहीं, उसके साथ साथ यहाँ का फूड, यहाँ का टूरिज्म, उसके अलावा किस तरह से उनकी ज़िंदगी गुजर रही है, और पाकिस्तान से स्पेशली ये कि पाकिस्तान के हवाले से क्या जज्बात रखते हैं। मैं लास्ट में बस ये कहना चाहूँगा कि अगर हम पिछले 25 से 30 साल देखें तो बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं कि जो उससे पहले पाकिस्तान के साथ साथ ही खड़े हुए थे, लेकिन अब आगे निकल गए और पाकिस्तान कहीं पीछे रह गया है। उसमें टर्की भी शामिल है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, साउथ कोरिया, इवन चाइना की हम बात कर सकते हैं। दुनिया के बहुत सारे मुल्क हैं जिन्होंने पिछले 25-30 सालों में बहुत तरक्की की है, आगे बढ़े। हम नहीं बढ़ सके, बल्कि हम और पीछे की जानिब जा रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में भी जो है वो रिस्पेक्ट देने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी इदारे में जब कोई पाकिस्तानी जाता है तो हम उसको इस वजह से रिस्पेक्ट नहीं देते कि वो एक पाकिस्तानी है, एक इंसान है। हम अगर रिस्पेक्ट देते हैं तो हम उसके पैसे को, उसके रुतबे को जरूर देते हैं, उसको प्रोटोकॉल दे देते हैं, लेकिन एक आम पाकिस्तानी को कोई इज्जत नहीं देता है। और यही हाल फिर जब वो पाकिस्तानी बाहर जाते हैं तो उनका वहां भी कुछ इसी तरह से होता है और पाकिस्तान का इमेज दुनिया में बनता है। अगर हमें तरक्की करनी है और इन मुल्कों के भी बराबर आना है या इन मुल्कों से आगे निकलना है तो हमें अपने पाकिस्तान के एक एक इंडिविजुअल का ख्याल करना होगा, उसको रिस्पेक्ट देनी होगी और उसको वो तमाम फैसिलिटी देनी होगी कि जो एज अ फर्स्ट सिटीजन उसकी रिक्वायरमेंट है। हम जब यहाँ टर्की की बात करते हैं या यूरोप की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो एजुकेशन है। आज पाकिस्तान में एजुकेशन बहुत महंगी है और जिसके पास जितना पैसा उस हिसाब से एजुकेशन हासिल करता है। यहाँ एजुकेशन फ्री है। हम हेल्थ की बात करते हैं, यहाँ पे जो है बेहतरीन जो है वो
सेहत का निज़ाम है पाकिस्तान में जो है वो सेहत के निज़ाम के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं और बहुत मुश्किल है किसी का वहाँ पे इलाज करवाना जो है, और फिर फैसिलिटीज भी मौजूद नहीं है, वो मशीनरी, वो इक्विपमेंट्स, वो ऑपरेशन जो वहाँ पे होने चाहिए वो नहीं होते, फिर मरीजों को जो है फिर वो जदीद दुनिया की तरफ जो जाना पड़ता है। इसी तरह सिक्योरिटी इश्यूज भी बेनता पाकिस्तान में मौजूद है। अगर प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं टूरिज्म की बहुत ज्यादा कि जनाब हमने पाकिस्तान को टूरिज्म की तरफ लेके जाना है, तो टूरिस्ट कंट्री ये है, जो दुनिया में टूरिस्ट कंट्रीज हैं उनको देखें जरा वहाँ पे क्या फैसिलिटीज हैं, वहाँ टूरिस्ट क्यों आता है आखिर और पाकिस्तान में क्यों कम आ रहा है, तो ये हमें देखना होगा। तो हमारे पास इनसे शायद ज्यादा बेहतर खूबसूरत जगहें मौजूद हैं नॉर्दर्न एरियाज के अंदर, लेकिन हमने वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया है। हमने टूरिस्ट के लिए जो फैसिलिटीज देनी चाहिए वहाँ पे हमने उनको नहीं दी है, तो हमने उसकी मार्केटिंग उस तरह से नहीं की है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हम कल्चर की बात करें, हेरिटेज की बात करें, तो हमारे पास भी मौजूद है वो सब कुछ, लेकिन हम उसकी मार्केटिंग नहीं कर सके और उन जगहों पे वो फैसिलिटीज नहीं बना सके जो टूरिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। खाली हेरिटेज होना या कोई चीज इस तरह की चीजें होना, कुदरती चीजें होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ फैसिलिटी देना इंपॉर्टेंट है। इसमें गवर्नमेंट को जो इन्वेस्ट करना होगा, फोकस करना होगा। यहाँ जो पाकिस्तानी आते हैं वो अक्सर अगर वो इलीगल होते हैं या वो यूरोप जाना चाहते हैं, उनके बेनता मसाइल हैं, उस पर भी हमने यहाँ पे पाकिस्तानी से बात की कि उनके मसले कैसे हल हो सकते हैं। कॉन्सुलेट जो अपना रोल अदा कर रहा है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इदारे जो अपना जो है वो रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि पाकिस्तानी यहाँ आना चाहते हैं वो लीगल तरीके से आए। लीगल तरीके से आना बहुत आसान है। लीगल तरीके से आने का मुराद ये है कि आते तो लीगल तरीके से, लेकिन जब ओवरस्टे हो जाते हैं तो इलीगल हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे लीगल तरीके से रहें, आसान है लीगल तरीके से रहना, और फिर यहाँ पे जॉब्स करना या तालीम हासिल करना या आगे बढ़ना जो है वो उसके जो कंसल्टेंट्स हैं उनसे सही मशवरे करके यहाँ पर आए ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। आज हमने खुसूसी प्रोग्राम आपकी खिदमत में इस्तांबुल से पेश किया और हमें उम्मीद है कि जो इन्फॉर्मेशन हमने आप तक पहुँचाई उससे यकीनी तौर पर आपको बहुत फायदा होगा। रिजवान जाफर को इस्तांबुल से इजाजत दीजिए। सवाल है पाकिस्तान का।